नमस्कार साथियों। आज हम लोग पॉलिटी के सेक्शन मौलिक अधिकार के खंड से शुरुआत करेंगे, जहाँ हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है। उसके बाद मौलिक अधिकार के जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं सबको हम लोग कवर करेंगे, और देन फिर आर्टिकल 1 to 1, आर्टिकल 12 to 35 एक एक करके हम उसको कवर करेंगे। ये बेसिकली हमारा लोग प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग पढ़ाई करते हैं, लेकिन हम इसको दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे। इसमें ऐसा कुछ छूटे ना कि कोई कंसेप्ट स्पेशल हमको मेंस के लिए पढ़ना पड़े, फिर कोई प्रीलिम्स के लिए पढ़ना पड़े, नहीं। हम लोग इसमें एक ही कंसेप्ट सारे एक ही साथ सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे, ताकि क्योंकि आजकल एग्जाम में प्रीलिम्स में भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, और हम लोग जब कंसेप्ट कंसेप्ट को एक बार पढ़ लेंगे तो फिर प्रीलिम्स में ना ही प्रॉब्लम होने वाली है मेंस के। मेंस में हम लोग स्पेशल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जहाँ हम लोग 1 to 1 क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को कैसे फ्रेमवर्क किया जाता है, कैसे आंसर लिखा जाता है, आंसर राइटिंग कैसे होता है, कैसे फ्लो चार्ट बनाएंगे, हम प्रॉपर तरीके से मेंस का आंसर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार क्या है। हमने पहले से पीपीटी बना करके रखा है आज, और इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे तो मौलिक अधिकार है क्या। सबसे पहले मौलिक अधिकार कहाँ से आया, क्या है इसका भाग, संविधान में किस भाग में इसका वर्णन है, आर्टिकल क्या है, ये सब देखते हैं। मौलिक अधिकार बेसिकली यूएसए के संविधान से आया था। बस आएगा नीचे। हाँ जी। सबसे पहले देखेंगे कि मौलिक अधिकार आया कहाँ से। तो मौलिक अधिकार आया था यूएसए के संविधान से। यूएसए के संविधान से बिल ऑफ राइट्स से मौलिक अधिकार को लिया गया है। संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन है, और ये अनुच्छेद 12 से 35 में। हम एक एक आर्टिकल को देखेंगे, 12 से 35, 12, 13, 14, एक एक करके सबको एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। मौलिक अधिकार है क्या। सबसे पहले अगर मौलिक अधिकार को जानना हो, मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी है, फिजिकल एंड एथिकल डेवलपमेंट, और जिन्हें भारत के संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है, उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो भाई, भारत का संविधान मौलिक अधिकारों को 3 रूपों में संरक्षण देती है। पहला ये है, अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, और न्यायपालिका आर्टिकल 32 के तहत के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करती है। दूसरा, मौलिक अधिकारों में निलंबन सदैव विशेष परिस्थिति में और विशेष प्रक्रियाओं से किया जाएगा। तो विशेष परिस्थिति कौन सा है? तो विशेष परिस्थिति हो सकती है राष्ट्रीय आपातकाल, क्योंकि 1974 से पहले राष्ट्रपति शासन के दौरान भी कई मौलिक अधिकार को निलंबित किए गए थे। लेकिन 1978, आई थिंक, जहाँ तक हम याद कर पा रहे हैं, 1978 के बाद से राष्ट्रपति शासन के दौरान मौलिक अधिकार पर निलंबन नहीं लगता, सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान है, जो कि विशेष परिस्थिति मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। ये 2 केस है। तीसरा केस ये है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन सदैव विशेष संसद विशेष बहुमत से ही कर सकती है, उसके बिना नहीं, यानी साधारण बहुमत से नहीं कर सकती। हमेशा मौलिक अधिकारों में यदि संसद को संशोधन करना पड़ेगा, मंत्रिपरिषद को, वो क्या करेंगे? विशेष बहुमत का प्रयोग करेंगे। ये था मौलिक अधिकार का बेसिक डेफिनेशन, जिसको हम लोग देख रहे थे। इसका पीडीएफ हम डालेंगे, जो कि आप लोग उसको वहां से कैरी कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में अधिकार कितने तरह के हैं। हम लोग अधिकार की बात करते हैं, मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, या फिर कोई भी अधिकार हो, कितने तरीके का अधिकार है। हम बेसिकली 4 तरह के अधिकार को लेंगे, इसको हम एक एक करके यहाँ से देखेंगे क्या है। तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। वो क्या है? मौलिक अधिकार है, जो समानता, स्वतंत्रता, इन सभी चीज़ों की बात करती है, वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। दूसरा है संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार है क्या? तो संवैधानिक अधिकार जो संविधान में ही वर्णन हो, उसका जिस टाइम पे संविधान बना था उसी टाइम पे उन अधिकारों का वर्णन कर दिया गया हो, तो क्या है? संवैधानिक अधिकार है, इसका संविधान में उल्लेख हो। जैसे क्या है? आर्टिकल 301, वाणिज्य एवं अंतर्राज्य का व्यापार, ये क्या है? संविधान में ही वर्णन था इसका, इसलिए इसको हम संवैधानिक अधिकार बोलेंगे। दूसरा क्या है? आर्टिकल 326 हम लोगों को मतदान का अधिकार देती है, वो क्या है? आर्टिकल 326। अगला है आर्टिकल 300A, वो संपत्ति का अधिकार है। बेसिकली यह पहले था हम लोगों का मौलिक अधिकार। आर्टिकल 300A जो संपत्ति का अधिकार है, आर्टिकल 31 के तहत ये कहता है हमारा पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मुझे क्या कर दिया गया? संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। अगला है कानूनी या विधिक अधिकार। कानूनी या विधिक अधिकार क्या है? जो विधायिका, मतलब संसद या राज्य विधानमंडल के कानून की देन हो, जैसे कि महिलाओं को मातृत्व का लाभ,
अतिरिक्त अवकाश का लाभ हो, वो क्या कानूनी अधिकार, ये कानूनी या विधिक अधिकार है। दूसरा क्या, कोई सेवा करने का अधिकार हो, वो सब क्या है कानूनी या विधिक अधिकार है। अगला हम देखेंगे लास्ट क्या है, मानव अधिकार। मानव अधिकार क्या है, तो मानव अधिकार वैसे अधिकार को बोलते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को कोई मानव होने के नाते प्राप्त है, वो क्या है मानव अधिकार है। मानव अधिकार ये गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए भी जरूरी है, व्यक्ति इसका दावा भी करता है भले इसका राज्य मान्यता दे या ना दे, वो हम क्या है मानव अधिकार है। इन सारी चीजों को इसमें लिख करके लाए हैं, पीपीटी बना हुआ है, हम इसको प्रोवाइड कराएंगे। अगला क्या है, दो महत्वपूर्ण फैक्ट है पीटी के लिए, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा और मैं ये 100% गारंटी देता हूँ लिखकर, आज न कल किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न आने वाला है। ये पूछेगा कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है। बेसिकली संपत्ति का अधिकार संविधान में भी वर्णन था, क्योंकि उस टाइम मौलिक अधिकार में ये था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को कहाँ कानूनी या विधिक अधिकार में लेते आया गया था, आर्टिकल 300 ए। तो अमूमन परीक्षा में किसी भी पेपर में एग्जाम में प्रीलिम्स में 4 ऑप्शन देगा, उसमें एक बोलेगा संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है, देगा संपत्ति अधिकार, कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, और एक भी कोई दे देगा एक विधिक अधिकार। अब उसमें क्या मारेंगे, और यदि सॉरी ऑप्शन डी दे दे ए और बी दोनों, तो फिर आप क्या मारेंगे। बेसिकली हम लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि ये कॉन्ट्रेडिक्ट वाले क्वेश्चन है। यदि ऑप्शन आ जाए ए और बी दोनों, तब तो हम दोनों को लेंगे, संपत्ति और कानूनी अधिकार दोनों है, सिर्फ संवैधानिक और कानूनी अधिकार दोनों है। लेकिन ऑप्शन डी ए और बी का ना दे, सिर्फ संवैधानिक और कानूनी दोनों विकल्प हो, हम संवैधानिक को प्रीफर्ड करेंगे, क्योंकि वो क्या है संवैधानिक अधिकार ही था संपत्ति का अधिकार, क्योंकि हमें संविधान में ही वर्णन था। वो तो भाई संसद अधिनियम ला करके उसको हटाई थी, तो फिर इसको हम कानूनी अधिकार नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट एक और पीटी फैक्ट है, वो क्या कि मतदान का अधिकार, राइट टू वोट। मतदान का अधिकार आर्टिकल 226 जो है, ये क्या है, ये एक संवैधानिक अधिकार है या फिर कानूनी अधिकार है। तो हम इसको कानूनी अधिकार के लिए प्रीफर करेंगे। दो ऑप्शन यदि आ जाए संवैधानिक और कानूनी, तो किसको प्रीफर करना है, तो फिर हम कानूनी अधिकार। क्यों, क्योंकि इसको आरपीए 1951-62 क्लॉज 1 के तहत इसको जो है ऐड किया गया था, इसलिए हम इसको कानूनी अधिकार बोलेंगे, क्योंकि ये संविधान में प्रावधान। अब देखते हैं मौलिक अधिकार की विशेषता क्या है। ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर ठीक है। हम लोग अब देखेंगे कि मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषता क्या है। मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषता, तो पहला कि मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकारों की भांति असीमित या निरपेक्ष नहीं है। प्राकृतिक अधिकार क्या है, तो प्राकृतिक अधिकार जो हमें ईश्वर से पहले ही मिली हुई है, जैसे जीवन जीने का अधिकार, निंद्रा का अधिकार, ये सब प्राकृतिक अधिकार है। भोजन करने का अधिकार, जैसे हमारा ये प्रकृति की दी हुई अधिकार है, इसको कोई रोक नहीं सकता। वही है, उसी तरह ये मौलिक अधिकार क्या असीमित या निरपेक्ष नहीं है। मौलिक अधिकार जब भी हमें मिलेंगी उस पर कई सारे सीमाएं हैं। जब हम आर्टिकल 19 को देखेंगे तो उसमें देखेंगे 8 सीमाएं हैं, वो बेसिकली 1 to 1 एक एक करके देखेंगे कि आप बिना किसी भी लिमिटेशन के कोई भी अधिकार को फॉलो नहीं कर सकते, गवर्नमेंट आपको उस पर लगाएगी, रिस्ट्रिक्शन लगाएगी। एक जॉन लॉक हुए, बहुत अच्छे विचारक थे, इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों का विचार जो है इन्होंने ही दिया था। जॉन लॉक थे, इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों का विचार दिया था। उन्होंने कहा था कि ये अधिकार प्रकृति या ईश्वर की देन है, और इन्हीं को हम फिलोसफर ऑफ रिवोल्यूशन भी कहते हैं। कभी आ जाए पेपर में कि प्राकृतिक अधिकारों का विचार किन्होंने दिया था, तो वो जॉन लॉक, नाम याद रखना है। नेक्स्ट है न्यायोचित या प्रवर्तनीय, मतलब कहा जाता है कि उल्लंघन होने पर न्यायालय इसे लागू कराया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार में कुछ भी हो जाए, उल्लंघन हो जाए, न्यायालय कुछ नहीं कर सकती। यही मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो न्यायालय उसको क्या कर सकती है कि न्याय दिलवा सकती है, परिवर्तन कर सकती है। अगला है स्वरूप, देखेंगे मौलिक अधिकार के परिवर्तन में बहुत सारे वाद विवाद रहे हैं, उनको आगे आर्टिकल 13 के तहत कवर करेंगे। अगला है स्वरूप, नेचर क्या है। मौलिक अधिकारों का स्वरूप नकारात्मक भी है, निगेटिव, और सकारात्मक भी है, पॉजिटिव। लेकिन हम देखते हैं मौलिक अधिकार किन्हें किन्हें प्राप्त है, कुछ नागरिकों को प्राप्त है, कुछ विदेशियों को प्राप्त है। तो नागरिकों को कौन कौन सा आर्टिकल मौलिक अधिकार प्राप्त है वो देखेंगे, तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 क्या है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 में एक एक करके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अगला है कि नागरिक और विदेशी सभी को जो प्राप्त अधिकार है वो कौन सा आर्टिकल है, तो वहाँ पे 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 27, ये सभी क्या है हमें भी प्राप्त है, और विदेशी भी कोई भी नागरिक आएगा उन्हें भी प्राप्त है। हम एक एक करके सारे आर्टिकल को मौलिक अधिकार में कवर करेंगे विद डिटेल में, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब है कि किसके विरुद्ध प्राप्त है। कुछ मौलिक अधिकार हैं जो कि व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो कि राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। तो राज्य के विरुद्ध कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, तो आर्टिकल 15 और 16।
हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल 15-16 क्या है, क्योंकि ये बार बार आ रहा है। तो आर्टिकल 15 ये है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके साथ 5 और चीज़ें हैं जिसको कि हम इसमें अपवाद के रूप में लेते हैं। वो है महिलाएं, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वर्ग और बच्चे, इन सभी को इसमें क्या है संरक्षण मिला हुआ है। आर्टिकल 16 क्या है, तो नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 16 बेसिकली पढ़ते हैं कि नियोजन में किसी व्यक्ति को अवसर की समानता दी जाएगी। मतलब जैसे कोई भी सरकारी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है, उसमें सभी को अवसर की समानता, समान अवसर मिलेगा। ये आर्टिकल 16 कहता है। इसके लिए व्यक्ति आप जो है, जो कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये आर्टिकल 16 को बेसिकली हम लोग आधार बना करके प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई हमें भी अवसर की समानता, क्यों ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं। अगला क्या है कि राज्य और निजी व्यक्ति के विरुद्ध कौन कौन से मौलिक अधिकार है। वो कहता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या है, तो अस्पृश्यता का अंत, किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत या भेदभाव न हो, उसके लिए आर्टिकल 17 हमारे संविधान में दी गई है। इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे भी। फिर आर्टिकल 23 और 24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है आर्टिकल 23-24, डिटेल में पढ़ना है और इसको आगे देखेंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं कि वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं। आज के संविधान में तो 7 प्रकार का मौलिक अधिकार था, वर्तमान में हमारे पास 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। क्यों है 6 प्रकार के, तो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, उसमें हम लोगों को संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 और इसी के 91 आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ के तहत भी यही वर्णन था, जिसको हम क्या किए आर्टिकल 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिए थे। कब किए थे, तो 1978 में 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट है इसी में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल 21A को जोड़े, जिसमें बताया गया था शिक्षा का अधिकार क्या था, शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया था आर्टिकल 21A के तहत। तो कौन कौन से अधिकार हैं 6 प्रकार के। पहला है समानता का अधिकार, इसके अंतर्गत आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 आर्टिकल समाहित हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जहां हम आर्टिकल 23-24 की बात करते हैं। देन सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 25 से 28, और फिर नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। ये सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, क्योंकि इसी के तहत हम लोग मौलिक अधिकारों के तहत सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं। तो न्यायपालिका क्या करती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, इसको मौलिक अधिकारों के संरक्षक भी कहते हैं, या गार्जियन, अभिभावक, कुछ भी हो। अगर पूछ देखिए भारत के संविधान में वो कौन से आर्टिकल हैं जो मौलिक अधिकारों, सर्वोच्च न्यायालय जिसके तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, या अभिभावक है या संरक्षक, वो आर्टिकल 32 है। इसको कई तरह से घुमा के पूछा जा सकता है, हम इस पर बेहतर डिस्कस करेंगे जब आर्टिकल 32 को पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं, अब एक एक करके आर्टिकल को पढ़ाएंगे। तो आर्टिकल 12 और 13 का बेसिक विश्लेषण करते हैं। अनुच्छेद 12 में है क्या, तो आर्टिकल 12 में बताया गया था राज्य की परिभाषा। कोई भी राज्य ये कैसे डिफाइन कर सकती है कि राज्य में क्या क्या समाहित हो, राज्य की परिभाषा में क्या है। इस परिभाषा को हम 2 जगह पे पढ़ेंगे, एक मौलिक अधिकार में, दूसरा डीपीएसपी में। डीपीएसपी में जब आर्टिकल 36 को पढ़ते हैं, वहाँ भी हम देखते हैं कि राज्य की परिभाषा क्या होती है। दोनों का डेफिनेशन देखते हैं। पहला आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 12 में कहता है कि इसके अंतर्गत 4 आयाम है। पहला ये है कि संघ की संसद या सरकार, पहला ऐड होगा। दूसरा है राज्य की विधानमंडल या राज्य की सरकार। तीसरा है स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं, जैसे पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि, ये क्या है, इसमें भी परिभाषा में शामिल हो रही है। चौथा है कि सरकारी शक्ति का प्रयोग करना, कोई भी व्यक्ति यदि सरकारी शक्ति का प्रयोग कर रहा है या संस्था, उसको भी हम इसमें ऐड करते हैं, जैसे LIC, ONGC, सेल इत्यादि, ये सब क्या है, राज्य की परिभाषा में शामिल होगा। जब भी राज्य कोई किसी चीज को परिभाषित करती है, तो इन 4 आयाम को बेसिकली डिफाइन करती है, तब फिर उसे परिभाषित राज्य की परिभाषा में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 कहता है, इसके अंतर्गत 4 जो इसका सब क्लॉज है, चारों एक एक करके समझते हैं बढ़िया से। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कहता है कि संविधान लागू होने, मतलब 26 जनवरी 1950 से पूर्व की ऐसी प्रत्येक विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होती है। वो कहती है कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी विधि लागू है, क्या बता रही है, जो भी विधि लागू है और वो मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन कर दी है, वो उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी, क्योंकि उस टाइम मौलिक अधिकार बेसिकली सबके पास था नहीं, और पहले से यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर दिया जाएगा तो मौलिक अधिकार का कोई बात ही नहीं बनता। नेक्स्ट आर्टिकल 13 क्लॉज 2, ये कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो। यदि संसद ऐसी विधि बना भी लेती है, तो वो उल्लंघन की सीमा तक वो भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। आर्टिकल 13(2) बेसिकली कहती है कि संसद ऐसा कोई विधि नहीं बना सकती क्योंकि मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त कर सके। वो किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2। बेसिकली किसी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछ दे कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ना दे, लेकिन 13 आर्टिकल 13 देगा तो उसको लेके निकल लेंगे। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 कहता है कि विधि, विधि की परिभाषा में शामिल क्या क्या होगा। तो विधि की परिभाषा में हम लोग शामिल करते हैं संसद या राज्य विधानमंडल का कानून, अध्यादेश,
आदेश, नियम, उपनियम, अधिसूचना आदि जो भी विधि का बल रखती है उन सभी को जो है विधि की परिभाषा में शामिल करते हैं लॉ के डेफिनेशन में। नेक्स्ट आर्टिकल 13 क्लॉज 4 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 इसके अंतर्गत विधि नहीं माना जाएगा। ये 24वें संविधान संशोधन के तहत जो है 1971 के तहत इसको ऐड किया गया था। इसमें बताया गया था कि संविधान में जो संशोधन होगा वो सॉरी मौलिक अधिकारों में यदि कोई संशोधन होता है तो वो आर्टिकल 368 के तहत विधि नहीं माना जाएगा। इसके लिए हम आर्टिकल 13 क्लॉज 4 पढ़ेंगे, इसको डिटेल में आगे जाके देखेंगे। एक है बहुत अच्छा प्रिंसिपल है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ये आर्टिकल 13 क्लॉज 1 से ही निकला है। ये कहती है कि संविधान पूर्व की ऐसी कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, ये बोलती है कि यदि संविधान पूर्व की ऐसी कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो वह पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। इसको हम बेसिकली समझते हैं कि संविधान के पहले ऐसी कोई विधि बनी हुई थी और वो मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करती थी, क्योंकि मौलिक अधिकार तो संविधान के बाद बना और हम लोगों को मिला था, उस टाइम देखा नहीं गया था। अब देखा गया कि भाई वो विधि जो थी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, उसको कैसे हम रोकेंगे। तो उसके लिए डॉक्ट्रिन ऑफ एप्लिक्स लाया गया। वो बताती है कि अगर उल्लंघन करती है तो वो पूरी तरह से समाप्त नहीं होती, बल्कि क्या करती है कि मौलिक अधिकार उस पर छाया एक्लिप्स बना लेती है और वह भाग जो है जितना सा पे वो मौलिक अधिकार छाया बनाती है वह भाग क्या अप्रभावी हो जाता है, मतलब प्रभावी नहीं रहती। और फिर भविष्य में यदि संविधान संशोधन द्वारा या मौलिक अधिकार हट जाता है तो वह क्या होता है शिथिल हो जाता है और वह विधि क्या है पुनः प्रभावी होता है। अब इसको हम अच्छे से एक लाइन में समझते हैं कि मान के चलते हैं संविधान पूर्व की ऐसी कोई विधि बनी हुई थी और वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन भी कर रही थी। भाई कैसे होगा, सॉरी मौलिक अधिकार उस विधि का उल्लंघन कर रही थी तो कैसे होगा। तो मौलिक अधिकार के लिए वो था आच्छादन का सिद्धांत लाया गया डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। वह कहती है कि यदि मौलिक कोई विधि बनती है तो वह विधि जो क्या करती है पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी, बल्कि उस पर एक आच्छादित होकर के मौलिक अधिकार पर काम करेगी। और जैसे ही कोई संविधान संशोधन भविष्य में संसद लाती है तो उसके द्वारा ये मौलिक अधिकार क्या होता है समाप्त हो जाता है, शिथिल हो जाता है और पुनः वह विधि क्या है फिर से प्रभावी हो जाती है। मतलब अब मौलिक अधिकार वहां पे विधि पर छत्र छाया की तरह काम करती है। नेक्स्ट मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता एवं वाद विवाद, इसको हम अच्छे से देखेंगे। ये बेसिकली 4-5 केस था, शंकरी प्रसाद केस था जहां 1951 का उन्होंने बताया था कि मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। सज्जन सिंह केस बहुत लंबी वाद विवाद चली थी, हम इस पर भी बात करेंगे। इन्होंने भी फिर शंकरी प्रसाद केस को दोहराया और बताया कि मौलिक अधिकार में संशोधन कीजिए। गोलकनाथ केस 1961, इन्होंने बताया कि नहीं मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने साधारण कानून और संविधान संशोधन दोनों को शामिल किया था और उसी के आधार पर इन्होंने प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग का प्रिंसिपल भी दिया था, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। और फिर नेक्स्ट 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जहां से आर्टिकल 13 क्लॉज 4 का उत्पत्ति होती है। और फिर अंत में केशवानंद भारती केस जो कि भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण केस है, केशवानंद भारती केस 1973। हम इसको देखेंगे अभी डिटेल में। सबसे पहले हम आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में क्या संशोधन से संबंधित क्या मुद्दा रहा है हम इसको देखते हैं। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 जैसा कि हम लोग पहले पढ़े हुए थे, संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है। उसी में बताया गया है कि इसी में संशोधनीयता से संबंधित वाद विवाद जो है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में ही जन्म ली थी, क्योंकि उसमें बेसिकली कहा गया था संसद तो ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी, जो स्वाभाविक था कि इस पर वाद विवाद होना ही था। तो इससे ये मुद्दा निकला कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में ही बातें हुई थी कि मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं या फिर नहीं। सबसे बड़ी बात है कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में विधि शब्द जो है इसी के अर्थ को लेकर जो है न्यायिक वाद विवाद उत्पन्न हुआ था। विधि की व्याख्याएं की गई, तो विधि को स्पष्ट करने के लिए व्याख्याएं डिफाइन किया गया। विधि की 2 व्याख्याएं की गई। पहली व्याख्याएं में विधि के अंतर्गत साधारण कानून और संविधान संशोधन दोनों को शामिल किया गया और यह तय किया गया कि ना तो साधारण कानून से न ही संविधान संशोधन यानी विशेष बहुमत से मौलिक अधिकार को कम नहीं किया। दूसरी विधि बनाई गई और दूसरी विधि में बताया गया कि इसमें सिर्फ साधारण कानून को शामिल किया गया, विशेष कानून संविधान संशोधन को नहीं। और फिर अंत में निष्कर्ष के रूप में निकाला गया कि साधारण बहुमत से तो नहीं, साधारण कानून से तो नहीं, लेकिन संविधान संशोधन यानी संसद के विशेष बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। और वर्तमान में स्थिति भी वही है कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, वो हम देखेंगे अभी केशवानंद भारती केस को। और फिर अंत में ये निकला कि अर्थात मौलिक अधिकार संशोधनीय है। कहाँ से? दूसरी व्याख्या के अनुसार। कैसे हुआ था? इसमें सिर्फ केवल साधारण बहुमत से बनाया गया कानून था, संविधान संशोधन विधि की श्रेणी में यही में बताया गया था नहीं आता है, जो कि आर्टिकल 13 क्लॉज 4 में डिफाइन भी किया गया था। तो वहीं पर बताया कि निष्कर्ष ये निकला साधारण बहुमत से तो मौलिक अधिकार में कम या समाप्त नहीं किया जा सकते, लेकिन विशेष बहुमत से मौलिक अधिकार को कम या समाप्त किए जा सकते हैं।
इसी में देखेंगे गोलकनाथ केस में क्या किया गया था 1967 में। गोलकनाथ केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया था कि यह मौलिक अधिकार जो है असंशोधनीय है। गोलकनाथ केस में भविष्यलक्षी अध्यारोहण डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररीडिंग का प्रिंसिपल भी दिया गया। तो उन्होंने बताया कि भविष्यलक्षी अध्यारोहण के सिद्धांत पर जो है गोलकनाथ केस में यह बताया गया कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय मौलिक अधिकारों में अतीत काल में किए गए संशोधनों पर लागू नहीं होगा। मतलब बताया जा रहा है कि यदि कोई पहले से पास्ट में वही यदि कोई संसद संशोधन कर चुकी है तो फिर वो मौलिक अधिकारों में संशोधन पर लागू नहीं, मौलिक अधिकारों में लागू नहीं होगी। बता रहा है न्यायालय का निर्णय जो है भविष्यलक्षी होगा, मतलब यदि फ्यूचर में हम कोई संशोधन करेंगे तो फिर हम जो है मौलिक उसको शामिल मौलिक अधिकारों में संशोधन पर लागू होगा। ये गोलकनाथ केस में बताया गया था। नेक्स्ट है 24वां संविधान संशोधन 1971। इसी के तहत संसद ने जो भारत के संविधान में आर्टिकल 13 क्लॉज 4 को जोड़ा था और इसी के संदर्भ में स्पष्ट किया था कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 और आर्टिकल 368 क्लॉज 3 के तहत स्पष्ट किया कि भाई विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन शामिल नहीं होगा। वही बताया गया था कि 13 क्लॉज 2 के संदर्भ में जो है विधि की व्याख्या में संविधान संशोधन शामिल नहीं होगा। तो कैसे डिफाइन, बहुत विस्तृत अध्ययन किया गया था विश्लेषित के तौर पर आर्टिकल 13 क्लॉज 2 और आर्टिकल 368 क्लॉज 3 को दोनों को मिलाकर स्पष्ट किया गया और बताया गया कि विधि की व्याख्या में संविधान संशोधन शामिल नहीं होगा। इसलिए संसद संविधान में मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। कैसे कर सकती है? तो विशेष बहुमत से, साधारण बहुमत से नहीं। नेक्स्ट है केशवानंद भारती केस। अब तक का सबसे महत्वपूर्ण केस यही है और इन्होंने ही 1973 में क्या किया था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल दिया और इन्होंने बताया कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन तो कर सकती है, साथ ही संविधान के प्रत्येक हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन यदि संविधान में या मौलिक अधिकार में कहीं मूल ढांचा पाया जाता है तो उस मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। और इन्होंने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। अब बताया जाएगा कि मूल ढांचा लिया कौन सा गया था। यदि किसी वनडे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, पीटी प्रीलिम्स में इफेक्ट बन सकता है कि निम्नलिखित मूल ढांचा निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया था। उसमें से कोई 3 देश दे दे, एक बता दे इनमें से कोई नहीं, तो क्या करना है, नहीं लगाना इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये बेसिकली केशवानंद भारती केस न्यायपालिका की दी हुई सिद्धांत है। हाँ, यदि उसमें एक ऑप्शन दे दे न्यायपालिका के द्वारा दिया गया है, हम उसको न्यायपालिका टिक करके निकल लेंगे। और ऐसा ही क्वेश्चन आयोग अभी ढूंढ भी रहा है कि जो बच्चों के नज़र में नहीं आया, वो दूर है। वो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत बेसिक लगता है देखने में, एग्जाम में जब बैठते हैं हम लोग तो बहुत बेसिकली दिखता है कि भाई बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली पता नहीं होता और फिर हम लोग गलत करके आ जाते हैं। इन सारे पॉइंट्स को देखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से आया था, तो न्यायपालिका के द्वारा दी गई थी, ना कि किसी देश से लिया गया था। और अभी क्या स्थिति है मौलिक अधिकार के संबंध में, तो संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। संसद को संशोधन करने के लिए क्या करना होगा, हमें हमेशा विशेष बहुमत का प्रयोग करना होगा। तीसरा, यदि मौलिक अधिकार में कोई मूल ढांचा पाया जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर पाया जाता है, संसद उस मूल ढांचे में संशोधन करके उसे कम या समाप्त नहीं कर सकती। तो ये था हमारा मौलिक अधिकार का पूरा कंसेप्ट बेसिकली, जिसको हम देख रहे थे। अब हम लोग एक एक करके आर्टिकल्स को देखेंगे और अंत में हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन लेंगे जो कि कैसे लिखा जाता है मेंस का आंसर, हम लोग बहुत अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे। हम लोग पहले भी इस पेज को देखे हुए थे, इसी पेज में सबसे पहले बताया गया था शंकरी प्रसाद केस में क्या बताया गया था। तो विधि का अर्थ जो है केवल साधारण कानून है और संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, हमने डिस्कस भी करा इसको। सज्जन सिंह केस 1965, इन्होंने फिर वही करा कि शंकरी प्रसाद केस के निर्णय को क्या किया था, पूर्ण शक्ति दे दी और बताया कि संसद जो संविधान में मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। गोलकनाथ केस 1967, इन्होंने बताया कि नहीं, मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में विधि के तहत संविधान संशोधन भी आता है, इसीलिए बताया कि भाई हम मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते। और इन्होंने भविष्यलक्षी अध्यारोहण का सिद्धांत दिया। 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, इन्होंने आर्टिकल 13 क्लॉज 2, 13 क्लॉज 4 और 13 आर्टिकल 368 क्लॉज 3 को स्पष्ट किया जोड़कर और बताया कि 13 क्लॉज 2 की बात जो है संविधान संशोधन में लागू नहीं होती है। इसीलिए 13 क्लॉज 24वां संविधान संशोधन के तहत जो है बताया कि मौलिक अधिकार में संशोधन संसद कर सकती है, लेकिन विशेष बहुमत से। देन फिर केशवानंद भारती केस आया, इन्होंने 24वें संविधान संशोधन और सभी केसेस को आर्टिकल 13 क्लॉज 4 को सही ठहराया और बताया कि संसद में मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा यदि पाया जाता है तो उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। इसको हम लोग देख ही चुके हैं पूरा।
अब हम लोग कुछ चीज़ों के उदाहरण देखते हैं, एग्जांपल्स। आईपीसी, आईपीसी क्या था? इंडियन पिनल कोड। ये क्या था ना, 26 जनवरी जब तक हमारा संविधान नहीं बना था, ये व्यक्ति पर पूर्ण रूप से लागू होता था। संविधान के पहले आईपीसी व्यक्ति पर पूर्ण रूप से लागू थी, लेकिन जैसे संविधान लागू हुआ उसके बाद क्या हुआ, ये असंबद्ध रूप से लागू हुआ, पूरा आईपीसी लागू नहीं होता था व्यक्ति पर। इसी तरह नेक्स्ट है, आईपीसी के बाद हम लोग देखते हैं, हाँ, ये जब मौलिक अधिकार हम लोगों के पास आया 26 जनवरी 1950 के बाद, जब संविधान लागू होने के बाद हम लोगों को मौलिक अधिकार मिला, तो ये क्या करने लगे, इसको आच्छादित करने लगे। भाई अब आईपीसी व्यक्ति पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, भूमि अधिग्रहण कानून। भूमि अधिग्रहण कानून जो था, ये भी इसकी भी वही कहानी थी कि भाई 26 जनवरी 1950 से पहले व्यक्ति पर 100% लागू होती थी। फॉर एग्जाम्पल हम एक डायग्राम बनाते हैं, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, ये है भूमि अधिग्रहण कानून। ये है भूमि अधिग्रहण कानून। ये 26 जनवरी 1950 से पहले जो है व्यक्ति पर पूर्ण रूप से लागू था, लेकिन जब से फंडामेंटल राइट अर्थात 26 जनवरी 1950 के बाद जब फंडामेंटल राइट हम लोगों के पास आया, इसके कुछ हिस्सों को जो है वो आच्छादित कर ले रही थी। ये है फंडामेंटल राइट। अब ये हमारे क्या कि अब ये पूरा हिस्सा पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो रहा था, बल्कि ये व्यक्ति पर पूर्ण रूप से 100% लागू नहीं होने लगा, पर वो आच्छादित कर रही थी। नेक्स्ट है भूमि अधिग्रहण कानून, संपत्ति का अधिकार, व्यक्ति क्या था। इन तीनों के बीच को संबंध को देखते हैं, कोरिलेट करते हैं। क्या बताया गया था इसमें कि फिर वही तक 26 जनवरी 1950 के समय जो है भूमि अधिग्रहण कानून व्यक्ति पर लागू नहीं होता था, क्योंकि इसमें संपत्ति का अधिकार क्या था, एक मौलिक अधिकार था। जब संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, तो कैसे आप भूमि अधिग्रहण कानून लागू कर सकते हैं? ये बेसिकली नहीं होना था। लेकिन 1978 के बाद क्या हुआ, तो पिछले सॉरी 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, उसमें हुआ ये कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके कहाँ लाया गया, संवैधानिक अधिकार में लाया गया, सॉरी कानूनी या विधिक अधिकार में लाया गया, आर्टिकल 340 में। अब बताया जा रहा है अब वहां से 100% लागू होने लगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो हट चुका है संपत्ति के अधिकार से। तो वहां से हम कर देखते हैं 1978 के बाद से भूमि अधिग्रहण कानून व्यक्ति पर पूर्ण रूप से लागू होने लगा। उसके पहले संपत्ति का अधिकार था तो नहीं होता था। कब? 1950 से, 26 जनवरी 1950 से। हम लोग ये क्वेश्चन लिए हुए हैं, मौलिक अधिकार की संशोधनीयता से संबंधित वाद विवाद की चर्चा करते हुए इस संदर्भ में वर्तमान स्थिति क्या है स्पष्ट करें। बहुत ही अच्छा, इसको हम लोग फ्रेमवर्क करेंगे, लिखेंगे, कंटेंट क्या होना चाहिए वो भी देखेंगे। ये था क्वेश्चंस, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं कि मौलिक अधिकार की संशोधनीयता से संबंधित वाद विवाद की चर्चा करते हुए इस संदर्भ में वर्तमान स्थिति क्या है स्पष्ट। बेसिकली कोई भी व्यक्ति इसमें सोचेगा कि भाई मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का डेफिनेशन बता देते हैं, वो पहले करेगा कि पहला वो फंडामेंटल राइट का परिभाषा दे देगा, बोलेगा फंडामेंटल राइट का परिभाषा देते हैं, ये हमारी भूमिका हो गई। देन बताएगा कि बता रहा है कि संशोधन की शक्ति क्या है, हम इसमें किसी वाद को ले लेंगे, गोलकनाथवाद या केशवानंद भारतीयवाद को ऐड कर सकते हैं इसमें, वो ऐड कर लेंगे। और फिर जितनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा उसको हम लोग ऐड करते हुए निकल लेंगे, और नेक्स्ट में हम निष्कर्ष के तौर पर लिख देंगे कि मौलिक अधिकार संशोधन कैसे है, आर्टिकल 1368 13 क्लॉज 2 को कंक्लूड कर देंगे। लेकिन ये बेसिकली गलत है। यदि आप लिखेंगे तो मेरे हिसाब से उसमें 2 से 3 2 नंबर भी ना मिले, और मेरे हाथ में कॉपी है उसमें 2 नंबर भी
नहीं देंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट बोल रहा है कि मौलिक अधिकार की संशोधनीयता से संबंधित वाद विवाद क्या था। हम डायरेक्ट आर्टिकल 13(2) क्लॉज से 13 क्लॉज 2 से इसको हम कैच ही करने वाले हैं, उठाने वाले हैं, क्योंकि वो बता ही रहेगा भाई संविधान के संशोधन की वाद विवाद जो उत्पन्न हुआ था उसका चर्चा कीजिए और वर्तमान स्थिति क्या है वो बताइए, वहीं पे हम बताएंगे। अब इसमें करना ये था बेसिकली, बस हम इसमें डेफिनेशन दिए हुए हैं, बताना है भारतीय संविधान में जो है संशोधनीयता की शक्ति जो है अनुच्छेद 368 और मौलिक अधिकारों की रक्षा जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 करती है कि मध्य संतुलन स्थापित करना एक क्या है प्रमुख संवैधानिक चुनौती रहा है। सबसे बड़ा चुनौती यही रहा है कि आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के मध्य जो संतुलन स्थापित करना है उसी के मध्य एक संवैधानिक चुनौती रहा है, और जिसने न्यायिक समीक्षा और विधायिका के बीच लंबे वाद विवाद को जन्म दिया। ये डेफिनेशन बेसिकली बहुत अच्छा डेफिनेशन है। इसमें जब दो चीजें मुख्य रूप से बता रहे हैं, डेफिनेशन जितना छोटा हो मेंस के लिए उतना बेहतर होता है। हम लोग इसमें जो सब कुछ बता ही दिए, कैसे उत्पन्न हुआ आर्टिकल 368, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के बीच संतुलन के बीच जो है वाद विवाद रहा है, उन्होंने क्या किया न्यायिक समीक्षा और विधायिका के बीच जो है वाद विवाद को जन्म दिया था। अब बताएंगे कि भाई कैसे उत्पन्न कैसे हुआ था वाद विवाद। तो सबसे बड़ी बात कहाँ थी, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में प्रयुक्त विधि शब्द के अर्थ को लेकर। सबसे बड़ा विधि शब्द के अर्थ को लेकर ही विवाद उत्पन्न हुआ था, और यहीं पे बताया गया था कि हम किस कानून से मौलिक अधिकार में संशोधन करेंगे, साधारण कानून या संविधान संशोधन विधेयक विशेष बहुमत से। तो हम लोग इसका डेफिनेशन बताना है, यहाँ पे ऐड करना है कि भाई इसमें क्या, इसमें साधारण विधायी कानून के साथ संविधान संशोधन भी शामिल है या नहीं। बस इसी के केस को बेसिकली हम लोग एक एक करके डिफाइन करने वाले हैं। शंकरी प्रसाद केस की उसमें निर्णय को लेंगे, इन्होंने 1951 में इन्होंने बताया था, और जो कि सज्जन सिंह केस में उनको उन्होंने सेम रिपीट किया था कि भाई जो शंकरी प्रसाद केस में निर्णय दिया गया था उसको हम ऐड कर लेंगे। इसमें बताया था कि अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 में वर्णित विधि केवल साधारण विधियों पर लागू होगी, ना कि अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर नहीं। साथ संसद मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भाग में सदन कर सकती है। इन्होंने जो बेसिकली बताया था, क्या बताया था शंकरी प्रसाद केस में कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के तहत यदि हम संशोधन करते हैं विधि शब्द को अर्थ को लेकर, यदि मौलिक अधिकार में संशोधन करते हैं, वो जो है आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन में शामिल नहीं है, और बताया कि मौलिक अधिकार में संसद संशोधन कर सकती है। फिर गोलकनाथवाद के केस को लेंगे 1967। इन्होंने बताया था क्या, अपने पूर्व के निर्णय जो भी थे उन्होंने पढ़ते हुए निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 में केवल संशोधन की प्रक्रिया बताता है, वो केवल आर्टिकल 368 में संशोधन की प्रक्रिया बताता है, जो कि उन्होंने बताया भी था, और शक्ति नहीं बता रही है कि संसद संशोधन करेगी या ना करेगी, वो प्रक्रिया बता रहा है संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी, कहाँ से कैसे कैसे वो में चलेगा संशोधन के लिए। देन मौलिक अधिकार को अलौकिकता प्रदान की, और फिर बताया कि निर्णय को लागू करने हेतु भविष्य लक्ष्य अध्यालन का सिद्धांत दिया था, और फिर अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 के तहत विधि में संविधान संशोधन भी शामिल है, और यहीं पे सारी बातें पलट कर आ जाती है, और बताते हैं संसद मौलिक अधिकार को छीन या कम नहीं कर सकती, क्योंकि पिछले 2 बार में बताया गया था कि विधि में तो संविधान संशोधन शामिल ही नहीं है। इन्होंने बताया कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के तहत संविधान संशोधन भी शामिल है। नेक्स्ट 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 लाया गया, और इन्होंने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में संशोधन कर यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 का कोई भी बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधनों पर लागू नहीं होगी। अब इन्होंने बेसिकली संसद ने बिल बनाया 24वें संविधान संशोधन के तहत, और बताया कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की कोई भी बात, जो भी बातें होंगी उसमें, और 368 वो सॉरी आर्टिकल 13 और 368 के तहत जो भी बातें होगी वो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के तहत संविधान 368 के तहत संशोधनों पर लागू नहीं होगी। अब वो बता रहे हैं जैसे 25वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 लाया गया, और फिर अनुच्छेद 31C को जोड़कर 39B और C DPSP के जो आर्टिकल्स हैं उन लोगों को क्या क्या ऐड किया, और अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर उनको वरीयता दे दी गई थी। बेसिकली इसको हम अच्छे से समझते हैं क्या लिखना है इसमें। इसमें बेसिकली बताया जा रहा था कि संसद ने अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 के बाद बीच जो भी बातें हुई थी उनको बताया कि 13 क्लॉज 2 में जो भी प्रक्रियाएं हैं मौलिक अधिकार में संशोधन करने की, वह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी, और बताया। और 25वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, जहां उन्होंने अनुच्छेद 31C को जोड़ा। जब हम DPSP पढ़ेंगे तो इस संवैधानिक संशोधन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और 31C को जोड़कर DPSP में अनुच्छेद 39B और C यहीं पे हम पढ़ेंगे कि भूमि अधिग्रहण कानून और भी अच्छे से वहाँ पे क्या था, और फिर आर्टिकल 14, 19 और 31 पर इनको वरीयता दे दी गई है। वो बेसिकली पूछे किसी भी एग्जाम में प्रीलिम्स के लिए कि वो कौन से आर्टिकल है, कौन से अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकारों पर DPSP को वरीयता दी हुई है, वो कौन से हैं 39B और C। और ये पूछते कि आर्टिकल 14 कौन कौन से आर्टिकल है जिस पर वरीयता है,
आर्टिकल 14, 19 और 31। नेक्स्ट है केशवानंद भारती केस। उन्होंने बताया 13 न्यायाधीशों की बेंच थी ये। उन्होंने 24वें संविधान संशोधन और आर्टिकल 13 क्लॉज 4 जो कि बताती थी विधि की व्याख्या में क्या क्या है शामिल होगी, उनको सही ठहराया और उन्होंने मूल ढांचे का सिद्धांत दे दिया और बताया कि संसद मौलिक अधिकार सहित संविधान के प्रत्येक हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन उस मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। ये हमारा बेसिक पार्ट था, इसको हम लिखेंगे। ये हमारा भूमिका हो गया और ये बॉडी पार्ट हो गया। बॉडी पार्ट में इन सभी बातों को अगर लिखते हैं तो कोई भी एग्जामिनर नंबर देने के लिए रुकेगा नहीं। कंटेंट इस तरह से आना चाहिए, इसको अच्छे से फ्लो चार्ट में कैसे डेवलप करना है वो आपको सीखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल शंकरी प्रसाद केस है, हम इसको बेसिकली यहाँ से लिए, यहाँ पे बड़ा सा स्ट्रक्चर लेते हैं और यहाँ पे हम शंकरी प्रसाद केस को डिस्कस करेंगे। शंकरी प्रसाद केस को डिस्कस किए, पूरा डेटा लिए, इसको ऐसे एकदम छतरी बना के लिखिए ताकि एग्जाम में एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगे। देन फिर हम इसको लेते हैं यहाँ पे गोलकनाथवाद, गोलकनाथवाद को ऐड करेंगे। इनकी भी जितनी बातें की गई है पॉइंट फॉर्मेट में, या तो इनको पॉइंट फॉर्मेट में ऐसे ले लीजिए या बुलेट पॉइंट्स में, हम इसको बुलेट पॉइंट्स में ऐड करते हैं। और फिर देन फिर 24वां संविधान संशोधन में क्या क्या बातें हुई थी इनको भी बुलेट पॉइंट्स में लीजिए। 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोड़ा गया था, इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स थे और फिर इसको अच्छे से बुलेट पॉइंट्स में बनाना है। आर्टिकल बहुत अच्छा, सॉरी एग्जामिनर बहुत अच्छा नंबर देगा, उसमें कोई डाउट नहीं। देन केशवानंद भारती केस, इसको सबसे लास्ट में बनाना है। इन तीनों को ऐसे ऐड कीजिए यहाँ पे और फिर अंत में बताइए केशवानंद। सॉरी दोस्तों, थोड़ा हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे, कोई बात नहीं, रिपीट कर लेते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मेंस में हम लोग फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। फ्लो चार्ट के लिए पहले शंकरी प्रसाद केस को लेंगे, उसमें जितने भी बातें हुई है, जितने भी बातें हुई थी उसको हम लोग इस तरह छतरी कॉम्बिनेशन में, अम्ब्रेला कॉम्बिनेशन में इसको ऐड करेंगे। देन गोलकनाथवाद, इसको बुलेट पॉइंट्स मतलब एक ही क्वेश्चन में, एक ही डायग्राम के अंदर 3-4 बुलेट पॉइंट्स बना देना है, फ्लो चार्ट बना देना है, ताकि एग्जामिनर को देखे कॉपी और उनको पता चल जाए भाई ये लिख के आया है। क्योंकि उनको उतना आपका टू द पॉइंट कंटेंट पढ़ने की टाइम भी नहीं होता, पढ़ता भी नहीं। आपका यदि इस तरह का पॉइंट बना होगा तो वो देखेंगे भी, मार्क्स भी बहुत अच्छे से देंगे। देन फिर हम लोग जब ये 3 महत्वपूर्ण निर्णयों को देखेंगे 24वें संविधान संशोधन को ऐड करते हुए यहाँ से, अब तीनों का जो कंक्लूजन है क्योंकि केशवानंद भारती केस में बताया गया था, उसको हम इसको फिर से क्रॉस अम्ब्रेला, नीचे से अम्ब्रेला का स्ट्रक्चर बनाएंगे और वो बताएंगे केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया था। केशवानंद भारती केस का पूरी निर्णय को हम यहाँ पे या तो ऐसे एरो बना के लिख सकते हैं ताकि पता चले एग्जामिनर को भाई ये चारों केस को इस तरह से डिजाइन करके लिखा गया है। बहुत अच्छा से मार्क्स आएगा यहाँ से मेन बॉडी से। देन वर्तमान में शक्ति क्या थी मौलिक अधिकार को, इसको भी इस क्वेश्चन में कैसे ऐड करेंगे वो भी देखना है। कि सीमित संशोधन कैसे मिनर्वा मिल्स केस 1988 में बताया गया था कि 42वें संविधान संशोधन उन प्रावधानों को रद्द कर दिया न्यायालय ने, कि 42वें संविधान संशोधन को उन प्रावधानों को रद्द कर दिया जो संसद को असीमित संशोधन शक्ति देते थे, और यह स्पष्ट किया कि संसद की संशोधन शक्ति स्वयं में सीमित है, असीमित नहीं है, और वह सीमितता ही संविधान का मूल ढांचा है। भाई सच में मूल ढांचा बोल तो दिया, न्यायपालिका बोल दी मूल ढांचा का सिद्धांत है, मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकते, मूल ढांचा है क्या, ये कैसे डिफाइन होगा। वही बताया कि संसद की संशोधन की शक्ति जो स्वयं में सीमित है और वो असीमितता जो है वही मूल ढांचा है। ऐसा नहीं है ना आप कुछ भी कर सकते हैं, उसी को हमने मूल ढांचा डिफाइन कर दिया। कहाँ तो मिनर्वा मिल्स केस में। और मौलिक अधिकार भाग 3 और नीति निर्देशक भाग 4 के बीच सामंजस्य को ही मूल ढांचा माना गया। बताया बेसिकली इस केस में बताया गया था कि संसद संशोधन तो कर सकती है, कर दीजिए संविधान में, आपने बताया संविधान में कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा है क्या, हम कैसे तय करेंगे कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है मूल ढांचा। तो वहाँ पे बताया गया कि आपकी जो भी शक्ति सीमित है, लिमिटेड पावर जो है आप उनको अपनी शक्ति मानिए, और उनसे जो अनलिमिटेड पावर्स आती हैं, असीमित शक्ति जो है उसको हम बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचा लेंगे। और फिर बताया कि संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार और भाग 4 डीपीएसपी के मध्य जो संतुलन की बिंदु है हम उनको क्या करेंगे, मूल ढांचा मानेंगे। इन दोनों को भी सामंजस्य स्थापित हो, इसीलिए हम इसको मूल ढांचे का सिद्धांत देंगे कि ऐसा कोई विवाद ना हो, ताकि डीपीएसपी अलग हो जाए और मौलिक अधिकार अलग हो जाए। देन फिर स्वर्णिम त्रिभुज को भी हम लोग दिखाएंगे। स्वर्णिम त्रिभुज क्या है, तो आर्टिकल 14 समता, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार के संयुक्त रूप से स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है, जो मूल ढांचे का अनिवार्य घटक है। इन सारे पॉइंट्स को लिखते ही एग्जामिनर नंबर देने के लिए बेबस हो जाएगा और वो आपको 1-2 नंबर बढ़ा के देगा। देन नवी अनुसूची का मुद्दा क्या रहा है, आई.आर. कोहले के वाद को भी हम देखेंगे, ये करंट 2007 का भी है, इसको हम ऐड कर सकते हैं। वो बताते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि 24 अप्रैल 1973, इसको हम लोग डीपीएसपी में इस बात को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उन्होंने बताया था कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती का जो निर्णय दिया गया था वो 24 अप्रैल 1973 को दिया गया था, और बताया गया था
कि 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों का भी मूल ढांचा के परीक्षण के आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। इसमें ये बेसिकली बताया गया था कि 1973 जो केशवानंद भारती का इसका निर्णय था वो 24 अप्रैल को दिया गया था, और 9वीं अनुसूची का जो शामिल किए गए कानून है उनको मूल ढांचे के परीक्षण के आधार पर ही न्यायिक पुनर्विलोकन उसका किया जाएगा, ऐसे नहीं। न्यायिक पुनर्विलोकन की बात 9वीं अनुसूची में आती है, उनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भी। अंत में निष्कर्ष के रूप में ये बताएंगे कि केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स मामलों के माध्यम से विकसित मूल ढांचे का सिद्धांत संसदीय संप्रभुता और संवैधानिक सर्वोच्चता के बीच एक सुंदर और व्यवहारिक संतुलन स्थापित करता है। यह मौलिक अधिकारों को निरंकुश विधायी संशोधनों से सुरक्षा प्रदान करते हुए समाज कल्याण हेतु आवश्यक संशोधनों का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इस तरह का निष्कर्ष लिखते ही आपको यदि 3 नंबर का निष्कर्ष होगा, 2 नंबर आपको इजिली मिल जाए, क्योंकि इसमें आप सारी बातों को बता रहे हैं कि भाई केशवानंद भारती केस था, मिनर्वा मिल्स का मामला था, उनके मध्य में माध्यम से जो विकसित हुई थी मूल ढांचा का सिद्धांत, वो संसदीय संप्रभुता और संवैधानिक सर्वोच्चता के बीच एक सुंदर और व्यवहारिक संतुलन स्थापित करती है। और फिर यह मौलिक अधिकारों को निरंकुश विधायी संशोधनों से सुरक्षा प्रदान करते हुए समाज कल्याण हेतु आवश्यक संशोधनों का भी मार्ग प्रशस्त करती है। इस तरह का क्वेश्चन का फ्रेमवर्क था ये, जहां हम भूमिका को देखें, मेन बॉडी को देखें और फिर कंक्लूजन को देखें। इन सारे पॉइंट्स को लिखते हुए यदि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको आराम से, अगर मुझे ऐसा आंसर चेक करने को मिले, कोई बच्चा इस तरह से डायग्राम के साथ उसको प्रेजेंट करता है, मैं इसे इजिली 9 से 10 नंबर, किसी भी मेंस एग्जाम में 9 से 10 नंबर मिलना एक क्वेश्चन में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। बशर्ते क्वेश्चंस का फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए, कंटेंट इस तरीके का होना चाहिए, और आपको उसको प्रेजेंट करने का आर्ट होना पता होना चाहिए, कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है। क्योंकि मेन बॉडी को इतना लिखना नहीं था, आपको बस उसी स्ट्रक्चर से पहला फर्स्ट पेज एक इंट्रो से भर दिया, 20 से 25 वर्ड में इंट्रो आ रहा, आप फ्लो चार्ट डायग्राम के तहत पहले पेज को कवर कर चुके, ताकि एग्जामिनर आंसर देखे, भाई देख लिया फ्लो चार्ट बनाया बहुत अच्छा है, देन फिर हम इतना पार्ट को हम लिखेंगे ताकि हमारा नेक्स्ट पेज आधा पेज में कवर हो जाए, और फिर कंक्लूजन 25 से 30 वर्ड में हो गया, 250 वर्ड पुर गया आंसर, और फिर बहुत अच्छा आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मौलिक अधिकार को देख लिए, बेसिक कंसेप्ट था, एक मेंस का आंसर भी लिए, और मेरा मानना है कि कोई भी बच्चा प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग पढ़ने के बजाय आप एक साथ उसको कंबाइन करके पढ़िए। आप जब एक साथ पढ़ते हैं, क्योंकि मेंस में कंसेप्चुअल पढ़ाई होता है, प्रीलिम्स में फैक्चुअल, वो पहले के एग्जाम को देखकर पढ़ा जा सकता था, लेकिन अभी अगर वर्तमान में किसी भी एग्जाम को आप देखें, कोई भी वनडे एग्जाम हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या एनीबॉडी कुछ भी हो, कोई भी एग्जाम हो, आप जब देखेंगे तो वहाँ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा, आपको 4 ऑप्शन दिया जा रहा, उसमें भी बहुत कनेक्ट करके बहुत नजदीक का ऑप्शन दिया जा रहा है, बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। फॉर एग्जाम्पल कि प्रधानमंत्री की यदि मृत्यु हो जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिस्थितियां होगी। पहला, स्वयं में मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देगी। इसी तरह से चार ऑप्शन आपको दे देगी और बताएगा बताइए, जबकि ऑप्शन दिख तो रहा है चारों सही है, सबसे बेस्ट चूज करना है, क्या होगा, स्वयं मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है या प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है, तो इस तरीके का विकल्प दिया जाता है। तो भाई जब एक बार यदि कंसेप्ट अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो फिर प्रीलिम्स के लिए अलग से भी नहीं पढ़ना होता और मेंस के लिए भी अलग से नहीं पढ़ना होता। हाँ, ये मान सकते हैं कि मेंस के टाइम पे हमें समय कम होता है, रिवाइज करने के लिए स्पेशल नोट चाहिए। तो भाई ऐसा थोड़ी है, जब हम लिखवाएंगे तो एक्चुअल डाटा अलग हो जाएगा और कंसेप्चुअल डाटा अलग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 13, अगर संशोधन की शक्ति की बात किया जाए, आर्टिकल 13 क्लॉज 2, ये तो प्रीलिम्स में पूछेगी नहीं, पुलिस में यही पूछ सकती है कि संसद को जो है संविधान मौलिक अधिकार को कम या सीमित नहीं कर सकती, इस आर्टिकल से, आर्टिकल 13 से। लेकिन अगर डिटेल में मेंस की बातें पैराग्राफ में लिखी हुई है, हम इसको नोट से कलेक्ट करेंगे। इस तरीके का पढ़ाई अप्रोच होना चाहिए, और मेरा मानना है कि हम अगर ऐसे पढ़ते हैं बच्चे तो फिर वो अच्छे रूट पे जा रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम्स किसी भी एग्जाम में नहीं आने वाला। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, एक एक करके हम उसको देखेंगे और बहुत विस्तृत पढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं, मतलब कहीं बोला नहीं होना है, भागना नहीं है, एक आर्टिकल पर समय देंगे और एक एक करके उसके अंदर क्लाउज क्या है, सब क्लाउज क्या है, न्यायपालिका के निर्णय क्या है, गवर्नमेंट संसद उस पर क्या क्या कानून बनाई है, हम एक एक आर्टिकल को बेसिकली देखेंगे और फिर वो आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। यदि आप लोगों को ये वाला पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे।
इन नंबर पर हमें व्हाट्सअप करेंगे, हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। जिन्हें लगे कि भाई मेंस के लिए हमें बेहतर अप्रोच चाहिए, आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको हम सजेस्ट करते रहेंगे। ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में और फिर डिस्कस करेंगे अगले आर्टिकल से। जय हिंद, जय भारत।